फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो PT 365 का अपडेटेड मटेरियल है। उसका सब सेकेंड टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो हमने शायद IT और बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म कर लिया था। नाउ लेट्स कम टू स्पेस टेक्नोलॉजी। और स्पेस टेक्नोलॉजी में जो पहला टॉपिक है ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ड्राफ्ट रखा है ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी फॉर इंडिया और उसकी गाइडलाइंस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नाउ लेट्स कम टू द अबाउट द पॉलिसी। तो एप्लीकेबिलिटी किन किन पे चीज़ों पे एप्लीकेबल होगा, तो ये गाइडलाइंस जो हैं उन एक्टिविटीज़ पे एप्लीकेबल होंगी जो हमारे इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के अंदर पॉस्टुलेट की गई हैं, दी गई हैं, और उन एक्टिविटीज़ पे जो भी डिफाइन की गई हैं उस इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इसका एम क्या है? ऑब्वियसली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हमको भेजना है लोअर अर्थ ऑर्बिट में इन शॉर्ट टर्म, ठीक है, और सस्टेन्ड एक्सप्लोरेशन करना है लॉन्ग रन में, और हमको प्रेजेंस बनाना है लोअर अर्थ ऑर्बिट में और उसके बियॉन्ड। आई होप आपको क्लियर होगा लोअर अर्थ ऑर्बिट कौन से होते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट कौन से होते हैं, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट कौन से होते हैं, बिकॉज मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया है जब मैंने PT 365 पढ़ाया था, जो पिछली बारी आई थी वो वाली। ठीक है, तो नाउ एम जो है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो ये हैं। नाउ लेट्स कम टू इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है, तो वो क्या है, 2007 में इनिशिएट किया गया था। किसने इनिशिएट किया था? इसरो ने इनिशिएट किया था। किस चीज़ें के लिए? कि जो भी ऐसी टेक्नोलॉजी अब डेवलप करिए जो हमारे क्यूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है उनको लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा सके। ठीक है, इसके अंदर दो अनमैन मिशन आते हैं। पहला है फर्स्ट अनमैन मिशन जो है प्लान किया गया था दिसंबर 2021, और सेकंड अनमैन मिशन फ्लाइट जो है वो प्लान की गई है 2022 टू 23। ठीक है, जो कि कौन ह्यूमंस के जो गगनयान हमारा जो है जो हमने प्लान किया है, इसरो ने प्लान किया है कि गगनयान में क्या करेंगे, वो 3 एस्ट्रोनॉट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे 5 to 7 डेज़ के लिए। ठीक है, गगनयान जो मिशन है वो GSLV Mark 3 से हम भेजेंगे। ठीक है, GSLV Mark 3 जो है वो 3 स्टेज व्हीकल है, जिसमें पहला स्टेज सॉलिड होता है विथ टू स्ट्रैप-ऑन्स मोटर, दूसरा स्टेज जो होता है लिक्विड होता है, और थर्ड स्टेज जो होता है क्रायोजेनिक होता है। तो क्रायोजेनिक में क्या होता है? मिक्सचर होता है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का। ठीक है, फिर गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी क्रिएट की जाएगी जहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स होंगे। और गगनयान इंक्लूड कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इंक्लूड करते हैं? स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, 3 मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री, GSLV Mark 3 usable launch vehicle technology demonstrator and crew escape system and pad abort टेस्ट। ठीक है, तो दीज आर द सम गगनयान में और इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन क्या क्या है। नाउ लेट्स कम टू मैन मिशन जो अदर कंट्रीज़ ने हमारे किए। तो वॉस्टॉक 1 मिशन जो है USSR ने किया था। वहाँ पे उन्होंने यूरी गैगरियन करके एक कॉस्मोनॉट थी, उनको भेजा था। वर्ल्ड की पहली ह्यूमन थी जो स्पेस पे गई थी। फिर मरकरी मिशन आया जो कि USA का मिशन था 1961 में। उसमें क्या किया था? एलन शेफर्ड जो थे वो फर्स्ट अमेरिकन थे जो स्पेस पे गए थे। ठीक है, फिर शोंजो 5 प्रोग्राम जो है वो 2003 में लॉन्च किया गया था। वो चाइना का प्रोग्राम है। शोंजो मिशन जो था उसने पहली चाइनीज सिटीजन यांग लेवई को ऑर्बिट में भेजा था। ठीक है, फिर इंडियाज ट्राइस्ट विथ स्पेस, तो राकेश शर्मा जो कि इस पिक्चर में मेंशन है, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट जो थे, वो रशियन सुजो T11 से ओनली इंडियन सिटीजन जो हैं वो ट्रेवल किए थे स्पेस में। ठीक है, तो रशियन उससे किया था, रशियन सैटेलाइट से किए थे। कहाँ पे? स्पेस पे। तो कौन से हैं? राकेश शर्मा इज़ द ओनली इंडियन सिटीजन जो ट्रेवल किए थे स्पेस पे। ठीक है, तो दिस इज़ मैन मिशन। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ स्पेस ऑर्बिट। तो एक बार मैं आपको ये यहाँ पे बता दे रही हूँ, मतलब नॉर्मल तरीके से, बट मैंने अगर आपको बहुत एनहांस वे में समझ रहे हैं तो आप प्लीज़ उसमें जाइएगा जो हमने PT 365 पढ़ाई है पिछली बारी, उसमें आप जाइएगा स्पेस वाले पार्ट में। तो वहाँ पे मैंने लोअर अर्थ ऑर्बिट सब बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो लो अर्थ ऑर्बिट जो टाइप्स ऑफ स्पेस ऑर्बिट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट, पहले सबसे पहले नीचे वाला जो सबसे नीचे ऑर्बिट होता है लो अर्थ ऑर्बिट होता है, जो एल्टीट्यूड कहाँ से होता है? 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, तो 160 किलोमीटर से अर्थ क्या अगर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे अर्थ के जो ऊपर की एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो 160 किलोमीटर की जो हाइट होती है वहाँ से 1000 किलोमीटर तक हमारा लो अर्थ ऑर्बिट होता है। 160 किलोमीटर से नीचे कोई ऑर्बिट क्यों नहीं होता? बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर कोई भी सेटेलाइट हम प्लेस करेंगे तो सेटेलाइट नीचे आ जाएगा, इसलिए वहाँ पे कोई
कोई भी हम सेटल वहाँ पे ऑर्बिट नहीं रखते। तो 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट होता है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट के जो सैटेलाइट हैं वो कोई पर्टिकुलर पाथ फॉलो नहीं करते अर्थ का। ठीक है, वो जनरली उनका प्लेन टिल्टेड होता है। ठीक है, मोर अवेलेबल रूट्स फॉर सेटेलाइट जनरली लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी सेटेलाइट हम लॉन्च करते हैं वो हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट होते हैं, इमेजिंग सेटेलाइट होते हैं, जो अर्थ को बहुत अच्छे से अर्थ की जो इमेजेस हैं वो ले सकें, इसलिए हम उसको सबसे नीचे रखते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। सेटेलाइट्स जो है इस ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, टेप अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स टू सर्कल अर्थ, तो जितना कम टाइम में वो बहुत ज़्यादा सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आता है। तो सैटेलाइट जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो है इक्वेटर पे परफॉर्म करते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर जो है ये ऑर्बिट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो सैटेलाइट हमेशा जो है इक्वेटर के ऊपर ऊपर घूमता है, और ये कितने एल्टीट्यूड पे होते हैं, 35,786 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे होते हैं। और अर्थ रोटेशन जो है वेस्ट टू ईस्ट में करता है, उसी तरह सैटेलाइट भी रोटेट करता है। ठीक है, ये सैटेलाइट्स जो हैं इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट स्टेशनरी अपीयर होते हैं। स्टेशनरी क्यों कि स्टेशनरी अपीयर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। ठीक है, और ये जनरली टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए हम यूज़ करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, ये वाइड रेंजेस हैं जो किसके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और लोअर अर्थ ऑर्बिट के बीच में रहता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये जनरली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो भी हमारे नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं उनके लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट यूज़ करते हैं। बट हमारा जो IRNSS है वो हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट में नहीं है, याद रखिएगा आप। ठीक है, वो किस ऑर्बिट में, आप मुझे प्लीज़ उसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज मैंने ये पढ़ाया है पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो फिर पोलर ऑर्बिट एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कौन से होते हैं, जो सेटेलाइट्स जो है जनरली पोलर ऑर्बिट में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो मूव करते हैं। ठीक है, ट्रैवल पास्ट अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, रैदर वेस्ट टू ईस्ट में नहीं ट्रैवल करते जैसे कि पहले के सेटेलाइट करते हैं जियो स्टेशनरी और लोअर अर्थ ऑर्बिट में। यहाँ पे क्या है, जो नॉर्थ टू साउथ रोटेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, रोल्स ओवर अर्थ पोलर। ठीक है, पोलर ऑर्बिट्स जो है, पोलर ऑर्बिट्स टाइप किसका है, लो अर्थ ऑर्बिट का ही टाइप है, और जनरली लो एटीट्यूड्स में रहते हैं 200 किलोमीटर। ठीक है, फिर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट क्या होता है, ये जो है ये सैटेलाइट्स इन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट जो है जो पोलर रीजन पे ट्रैवल करते हैं वो सिंक्रोनस रहते हैं सन के। ठीक है, आप अगर एक प्लेस में हैं तो आपको उस दिन वो सैटेलाइट वहीं पर वो होगा, तो वो सेम स्पॉट पे सेम लोकल टाइम पे आपको वो सैटेलाइट वहीं पर दिखेगा। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट सैटेलाइट ऑलवेज विजिट द सेम स्पॉट एट द सेम लोकल टाइम। इमेजेस सीरीज बाई दिस सैटेलाइट आर यूज टू इन्वेस्टिगेट लाइक वेदर पैटर्न वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट फायर्स, मॉनिटरिंग, इमरजेंसी और ये सब। फिर आते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में अगर हमने कुछ रखा तो वो जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच सके, उसी को हम जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं। ट्रांसफर ऑर्बिट मतलब स्पेशल काइंड का ऑर्बिट है जो एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर करता है। ठीक है, ऑफन दीज सैटेलाइट्स जो हैं इंस्टीड ऑफ प्लेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑर्बिट एंड ऑर्बिट वेयर यूजिंग रिलेटिवली लिटिल एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, लिटिल एनर्जी रहती है, कम फ्यूल में हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचा सकते हैं अगर हम ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर रहे हैं किसी भी सैटेलाइट को। ठीक है, फिर लैग्रांजेस पॉइंट जो होते हैं एल पॉइंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सन और अर्थ हैं। ठीक है, उन दोनों का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो इक्वल हो जाए हमारे सैटेलाइट के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ, तो उसको हम बोलते हैं लैग्रांजेस पॉइंट। ठीक है, अलाउ द ऑर्बिट दैट आर मच फार्दर अवे एंड डू नॉट ऑर्बिट द अर्थ डायरेक्टली, जो डू नॉट अर्थ को डायरेक्टली ऑर्बिट नहीं करते उनका। ये जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, बहुत स्पेस में ही जो लैग्रांजेस पॉइंट होते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं उस स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है अर्थ और सन की कंबाइन करके अगर बात की जाए तो वो सैटेलाइट के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होती है, तो दोनों को स्टेबल कर पाती है एंड कैन दस एंकर्ड रिलेटिव टू द अर्थ, फिर हम उसको अर्थ से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो दिस इज लैग्रांजेस पॉइंट। आई होप आपने जब चेंजी मिशन पढ़ा होगा चाइना का, उसमें वो जो है लैग्रांजेस पॉइंट 2 पे उन्होंने अपना सैटेलाइट रखा है, तो उससे क्लियर हो सकता है आपको। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सम टाइप्स ऑफ स्पेस ऑर्बिट। नाउ कम टू जियो स्पेशल डेटा। जियो स्पेशल डेटा, जियो मतलब ऑब्वियसली अर्थ का डेटा, स्पेशल मतलब जो हमारा वेरिएशन होता है। फॉर एग्जांपल रोड का कंस्ट्रक्शन, रोड जैसे है हमारा माउंटेन एरियाज है, ठीक है, हमारा ओशंस है, वहाँ का डेटा जो है वो इकट्ठा करना, उसको हम जियो स्पेशल डेटा बोलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी न्यू गाइडलाइन रिलीज़ की है फॉर जियो स्पेशल सेक्टर इन इंडिया, उसको लिबरलाइज करने के लिए। ठीक है, तो जियो स्पेशल डेटा क्या होता है,
जियो स्पेशल डेटा इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल डेटा। ठीक है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? उन डेटा, उन ऑब्जेक्ट, उन इवेंट्स, उन मैन मेड और नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए ये डेटा यूज़ किया जाता है। ठीक है, एट प्रेजेंट 80% ऑफ एनी डेटा हैज़ जियो स्पेशल कंपोनेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोकेशन ऑफ रोड एंड अर्थक्वेक इवेंट कहाँ पे हुआ है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन, डायनेमिक लाइक अ मूविंग व्हीकल और पेडिस्ट्रियन, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। तो इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हम इस डेटा, जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हम जीपीएस यूज़ करते हैं, तो वो भी एक टाइप का जियो स्पेशल डेटा हो गया, बिकॉज हम ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, व्हीकल मूवमेंट के लिए। अर्थक्वेक कहीं इवेंट आया तो हमारा जो है मैप में वो शो होने लगता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, यहाँ पे नहीं आया, तो दिस इज कॉल्ड इज जियो स्पेशल डेटा। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ जियोस्पेशियल डेटा होते हैं, फॉर एग्जांपल वेक्टर डेटा एंड रास्टर डेटा। वेक्टर डेटा क्या होता है? ये ज्योमेट्रिक शेप्स यूज़ करते हैं लोकेशंस और जोग्राफिकल फीचर्स बताने के लिए। ठीक है, पॉइंट हो गया, पॉलीगॉन्स हो गया, लाइंस हो गए, ये जो है ये सिटीज़, रोड, वाटरवेज को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर रास्टर डेटा क्या हो गया? ये डिजिटल इमेज हमको दिखाते हैं, स्कैंड जो मैप होता है उसका या फोटोग्राफ का। ठीक है, ये इंक्लूड करते हैं एरियल और सैटेलाइट इमेजरी भी। रास्टर डेटा जो है यूजेस अ सेल बेस्ड फॉर्मेट यूज़ करते हैं कॉल्ड स्टेयर स्टेपिंग टू रिकॉर्ड डेटा एज पिक्सल्स और ग्रिड विथ एन इमेज। ठीक है, तो स्पेशल एनालिसिस जो है वो डिपेंड हेविली ऑन रास्टर डेटा सेट्स पे वो होता है। ठीक है, फिर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कलेक्ट करने के लिए जोग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट और एनालाइज और स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट यूजेस सॉफ्टवेयर यूज़ करता है टू मैप जोग्राफिकल लोकेशन ऑब्वियसली, और ह्यूमन इम्पैक्ट भी एनालाइज करता है। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी हैं, जैसे जीपीएस हो गया हमारा, ग्लोबल जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, जियो फेंसिंग हो गए, तो इन सब में हम यूज फॉर्म्स हैं ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ जियो स्पेशल डेटा, कस्टमर, स्ट्रीट्स, लैंड पार्सल, एलिवेशन, लैंड यूजर्स। ठीक है, तो इन सब के लिए। और की ट्रेंड्स दैट आर ड्राइविंग द जियो स्पेशल इंडस्ट्री। तो पहला है मासिफिकेशन ऑफ मैप्स। द मैप जो है वो टूथब्रश की तरह अवेलेबल है अब हर जगह, हर चीज़ में, हर डिसीजन मेकिंग में, हर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हर किसी पॉलिसीज़ में हम मैप को यूज़ करते हैं। डिमांड फॉर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, स्पेशल डेटा एनालिटिक्स टुडे जो है वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन बताता है डेटा को एनालाइज करके। डिजिटल रिवॉल्यूशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, तो ये सभी हमको जियो स्पेशल डेटा प्रोवाइड करते हैं। एडॉप्शन फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज, पावर हाउसेस लाइक आईटी, एईसी इंडस्ट्रीज जो हो गई वो अपना खुद का स्पेशल कैपेबिलिटीज डेवलप कर रही हैं। ठीक है, मशरूमिंग स्टार्टअप कम्युनिटी, अ लॉट ऑफ इनोवेशन इज कमिंग फ्रॉम स्टार्टअप सिंस दे आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडेप्ट। ठीक है, एंड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लोकेशन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए हम जियो स्पेशल डेटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूजर्स ऑफ जियो स्पेशल डेटा इन अदर इंडस्ट्रीज अगर बात की जाए तो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली, कैसे बिजनेस ज्योग्राफी के लिए कौन सा प्लॉट्स हमको ज़्यादा अवेलेबल है, कौन सा अच्छा प्लॉट है, ठीक है, उसके लिए, ब्रांड प्रेफरेंसेस के लिए। फिर पब्लिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ डेमोग्राफिक डेटा। पब्लिक सेफ्टी ऑपरेशन के लिए, वायरस आउटब्रेक हो रहा है, एग्जाम्पल कोरोना वायरस। ठीक है, गवर्नमेंट लैंड एंड मैनेजमेंट, लैंड सर्वे डिपार्टमेंट। ठीक है, लैंड एक्विजिशन, लैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए। पब्लिक वर्क एंड यूटिलिटीज़ के लिए ट्रैकिंग, सॉफ्ट वाटर ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिकल एसेट्स, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। स्पेस एंड एयर वाटर, कार्गो फ्लाइट्स, कमर्शियल फ्लाइट्स हो गए, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गए, सैटेलाइट लॉन्चेस हो गए, मेंटेनेंस। पॉलिटिक्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स एंड जोनिंग एंड मैनेजमेंट। और फाइबर नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जियो स्पेशल डेटा जो है हम इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एवरी डिपार्टमेंट में है, आपको पता होना चाहिए कि जियो स्पेशल डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट। नाउ कम टू नासास मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन। तो नासा का जो ये मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन किसका है? नासा का मिशन है। ये ये किसका पार्ट है? नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, उसका पार्ट है। ठीक है, अ लॉन्ग टर्म एफर्ट ऑफ रोबोटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ रेड प्लैनेट मार्स। ये लॉन्च कब हुआ था? जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ था। इस मिशन का एम क्या है कि हमको एंशिएंट लाइफ और हमको सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं, जो भी हमारा सॉइल है मार्स का या फिर रॉक है वहाँ का, उससे हमको वो सब सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं, और उसको हमको अर्थ में लाना है, जैसे हम उसको उसमें देख सके कि मार्स और अर्थ में कितना डिफरेंस है। तो परसेवरेंस रोवर जो है वो 2 ईयर लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करेगा। कहाँ पे? ज़ेज़ेरो क्रेटर में। तो याद रखिए, ज़ेज़ेरो क्रेटर में
2 ईयर लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करेगा और जियोलॉजी को एसेस करेगा, ठीक है। क्रेटर जो है उसका खुद का रिवर डेल्टा है और फील्ड बहुत ज़्यादा पानी से वो भरा हुआ है नियरली 3 बिलियन ईयर्स अगो। प्रिजर्वेंस जो है इज ऑल्सो फेरिंग अ हेलीकॉप्टर नेम इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर का नेम क्या है? इंजेन्यूटी है, जो कि फर्स्ट एयरक्राफ्ट है वो अनदर प्लानट पे जाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मोस्ट एडवांस्ड एस्ट्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी सेंट टू मार्स टिल डेट। प्रिजर्वेंस जो है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ रोबोटिक सैंपल रिटर्न मिशन है फ्रॉम द मार्स, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या पता होना चाहिए, मार्स 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन किसका है? नासा का मिशन है, ठीक है। अब हमको समझना है कि क्यों हम मार्स को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं अदर मिशंस जो मार्स पे लॉन्च किए गए हैं अदर कंट्रीज ने लॉन्च किए हैं। तो टिल नाउ 6 कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल 6 कंट्रीज जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड यूएई जो है वो सक्सेसफुल मार्टियन ऑर्बिट पे रीच किए हैं। नासा के जो मिशंस हैं वो कौन कौन से हैं? विकिंग स्पेसक्राफ्ट, ओडिसी स्पेसक्राफ्ट, क्यूरोसिटी रोवर, इनसाइट, रिकॉन्शियस ऑर्बिटर, मेवन एंड फिनॉक्स। यूरोपियन यूनियन के कौन से हैं? मार्स एक्सप्रेस, एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर एंड बेगल 2। इंडिया का मंगलयान मिशन, यूएई का होप मिशन, चाइना का ताइवान 1 एंड Tianwen-1 एंड रशिया का फोबोस ग्रांट, ठीक है। तो दीज आर द सम मिशंस जो अदर कंट्रीज ने लॉन्च किए हैं। नाउ कम टू वाई इज मार्स बीइंग एक्सप्लोर्ड, ठीक है। क्यों हम मार्स को इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं, इतने मिशंस लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बिलीव किया जाता है कि हमारे 4 बिलियन ईयर्स अगो एनवायरनमेंट जो है वो वीनस, अर्थ, मार्स का है वो हैबिटेबल है, मतलब वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, जैसे अर्थ में रह रहे हैं। तो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिक है, जो कि हमको ये बताता है कि वहाँ पे वाटर की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मार्स जो है इज़ द ओनली अबाउट 1/2 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, बट बोथ प्लैनेट्स जो हैं वो सेम अमाउंट ऑफ ड्राई लैंड सरफेस एरिया होल्ड करते हैं, ठीक है। तो जितना हमारे अर्थ में है ड्राई लैंड सरफेस एरिया, सेम ऐसा बताया जाता है कि मार्स में भी उतना ही है। मार्स में वॉल्केनोज भी होते हैं, ओलंपस मॉन्स, कैनियंस भी हैं, वैलीज, मैरिनरीज एंड इम्पैक्ट बेसिन्स भी हैं, जो कि अर्थ में भी होते हैं। मार्स इज सीन एज ओनली प्लैनेट दैट ह्यूमन कैन विजिट एंड इनहेबिट इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। मार्स जो है कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो हॉस्पिटेबल है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब आप रह सकते हो। वीनस और मरकरी का एक्सट्रीम टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पे जो है लोग कम रहते हैं, ठीक है। हाउएवर एस्ट्रोनॉमर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड कंपेलिंग एविडेंस ऑफ पॉइंटिंग टू लाइफ फ्लोटिंग इन द क्लाउड्स ऑफ वीनस। तो वहाँ पे उनमें भी उन्होंने देखा कि वीनस में भी लोग रह रहे हैं। ऑल द प्लैनेट्स जो है आउटर सोलर सिस्टम के, हम उनको बोलते हैं गैसियस प्लैनेट, जहाँ पे उनमें रॉक्स और सिलिकेट्स नहीं होते और वो बहुत कोल्ड होते हैं बिकॉज वो सन से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मार्स प्रिजर्वेंस मिशन। नाउ कम टू कंपैरिजन ऑफ मार्स, अर्थ एंड वीनस। तो अगर हम बात की जाए पैरामीटर और डिस्क्रिप्शन में, तो एटमॉस्फेयर जो है कंपोजिशन मार्स का कितना है? मार्स में सबसे ज़्यादा एबेंडेंस में क्या है? CO2 है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। और वीनस के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात की जाए तो वीनस में सबसे ज़्यादा है, देन अर्थ, देन मार्स। अगर ग्रेविटी की बात की जाए तो अर्थ में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है, फिर वीनस में है, फिर मार्स में है। लेंथ ऑफ द डे अगर बात की जाए तो वीनस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर मार्स का होता है, फिर अर्थ का होता है। और लेंथ ऑफ ईयर मार्स का सबसे ज़्यादा होता है, अर्थ का उसके कम और वीनस का उसके कम, ठीक है। टिल्ट ऑफ एक्सिस की बात की जाए तो वीनस जो है ज़्यादा टिल्टेड है, मार्स उससे कम, अर्थ उससे कम, ठीक है। एंड सैटेलाइट जो है, मार्स के 2 सैटेलाइट होते हैं, आई होप आपको पता होगा, फोबोस एंड डेमोस। अर्थ का 1 सैटेलाइट है जो कि मून है, और वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो आप याद कर लीजिए वीनस का कोई भी मून नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द नासा का मार्स 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन। नाउ लेट्स कम टू सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बाय इसरो। रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है इसरोज का PSLV C51 जो था, पुट ब्राज़ील्स अमेजोनिया 1 एंड 18 अदर सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट में रखा गया। तो आउट ऑफ 18 सैटेलाइट्स अगर बात की जाए तो 4 जो हैं वो न्यू इंडिया स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर ने डेवलप किए हैं।
और 14 जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने डेवलप किए हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स डेवलप कौन करता है? ऑब्वियसली इसरो करती है। तो आपको पता होगा जो इन स्पेस आया है वो कौन कौन से सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किसको लॉन्च करेगा। तो आप अगर ये जो टॉपिक है इन स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो आप उसको जाके प्लीज़ PT 365 में पढ़ लीजिएगा, जो मैंने पिछली बार पढ़ाया है। नाउ लेट्स कम टू सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं ये दोनों, बहुत ही कैपेबल हैं सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में। ठीक है, और ये भी मैंने आपको पिछले वाले PT 365 में पढ़ा है कि PSLV GSLV में डिफरेंस क्या है। तो लेट्स कम टू PSLV। PSLV जो है थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है इंडिया का। पहला जनरेशन कौन था? पहला जनरेशन जो था वो हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, फिर उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, अब उसके बाद आया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अगर बात की जाए तो ये हमारा थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है और फोर स्टेजेस हैं PSLV में। ठीक है, PSLV जनरली किस लिए यूज़ किया जाता है? जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उनके लिए यूज़ किया जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो गए, ये क्या करते हैं, जो 1750 kg के जो सैटेलाइट होते हैं वो उनको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखते हैं। ठीक है, और फिर उससे कम जो ऑर्बिट होते हैं, फॉर एग्जांपल 1400 kg के जो ऑर्बिट हो उनको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पे रखते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग 1994 और 2017 की बात की जाए तो इन्होंने 48 इंडियन सैटेलाइट्स को लॉन्च किए हैं और 209 सैटेलाइट्स जो हैं कस्टमर्स के लिए लॉन्च किए हैं जो अब्रॉड के हैं। ठीक है, और 2 स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च किए हैं, चंद्रयान-1 एंड मार्स ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। PSLV जो है उसके बहुत सारे वर्जन है, DL हो गए, XL हो गए, CA हो गए, G हो गए। ठीक है, तो ये बहुत सारे वर्जन है PSLV के, और 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जहाँ पे ऑल्टरनेट सॉलिड और लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये हो गया PSLV। नाउ लेट्स कम टू GSLV। GSLV जो है जनरली यूज़ किसके लिए किया जाता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे GTO में ऑर्बिट में प्लेस करते हैं। 2 वर्जन है इसके, GSLV Mark 2 है और GSLV Mark 3 है। तो GSLV Mark 2 की अगर बात की जाए तो ये 3 स्टेज व्हीकल है जहाँ पे 4 स्ट्रैप-ऑन्स मोटर्स होते हैं। ठीक है, पहला सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, तीसरा होता है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ठीक है, और इनकी कैपेबिलिटी कितनी होती है कि वो 2200 kg का जो मास वेट है वो GTO में प्लेस कर सकते हैं, और सैटेलाइट अप टू 5000 kg का जो सैटेलाइट है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं। फिर GSLV Mark 3, ये भी 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। यहाँ पे इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया गया है, इसलिए GSLV Mark 3, और 2 स्टेज सॉलिड, पहला स्टेज जो है सॉलिड विथ 2 स्ट्रैप-ऑन्स मोटर और दूसरा है लिक्विड स्टेज। ठीक है, ये जो है हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कैरी करेगा, फॉर एग्जांपल अप टू 4000 kg तक जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, और 10,000 तक kg के जो सैटेलाइट्स हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, पहले क्या था, इंडिजीनियस क्रायोजेनिक C25 इंजन हेल्प हमको करता था कि फ्यूल का लोड हम रिलेटिवली रॉकेट में कम कर सके। इंडिया जो है अमंग 6 नेशन है अपार्ट फ्रॉम US, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना, जो कि क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए हैं। ठीक है, फिर आते हैं अदर व्हीकल यूज्ड बाय इसरो। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ये जो है इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है विच वॉज एन ऑल सॉलिड। ठीक है, पूरा सॉलिड है। और 4th स्टेज जो व्हीकल है ऑल सॉलिड, और 4 स्टेज व्हीकल है, कैपेबल ऑफ प्लेसिंग 40 kg क्लास पेलोड्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। फिर आते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किस लिए किया है कि जो पेलोड्स हैं उनको ऑगमेंट कर सके टू 150 kg एंड थ्राइस दैट ऑफ SLV 3 फॉर लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स कौन कौन से हैं। फिर लॉन्च व्हीकल्स में स्मॉल सैटेलाइट, देखिए SLV 3 के कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस आपको मैंने वैसे जो इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट लुक इट वंस। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस डेब्रिस जो है हम पिछली वाली जो PT 365 आई थी उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। तो स्पेस डेब्रिस जो है अभी चाइना ने, ये न्यूज़ में फिर से क्यों है कि अप्रैल 2021 में चाइना ने लॉन्च किया एक रोबोट प्रोटोटाइप, जो कि क्या करेगा, जो भी हमारा डेब्रिस हमारे स्पेसक्राफ्ट छोड़ रहे हैं बाहर, उनको जो है क्लीन करेगी विद अ बिग नेट। ठीक है, तो रोबोट का नाम क्या है?
NEO-01। याद रखिएगा, NEO-01 क्या है? रोबोट का नाम है जो चाइना ने डेवलप किया है। किस लिए? जो डेब्रिस कैप्चर करेगी और उसको बर्न करेगी विथ इट्स इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। खुद के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से उसको बर्न कर देगी जो भी डेब्रिस क्रिएट हुआ है वो। ठीक है, तो उससे और ये कहाँ पे है? डीप स्पेस में जाएगी, जैसे कि स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वहाँ पे भी जाके एस्टेरॉइड्स को भी माइन करेगी। ठीक है, नाउ कम्स टू केसलर सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अगर क्वेश्चन आया कि केसलर सिंड्रोम किससे रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड है। इसको केसलर इफेक्ट भी बोला जाता है। इज अ सिनेरियो इन विच डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन लो अर्थ ऑर्बिट। क्या होता है जब लो अर्थ ऑर्बिट में कोई भी चीज़ें हम लाते हैं, क्योंकि वो अर्थ के पास है तो वहाँ पे डेंसिटी ऑब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा रहती है, इतनी हाई एनफ रहती है कि वो कोलिजन करते हैं एक दूसरे के साथ, और उस कोलिजन के कारण वो बहुत सारा स्पेस डेब्रिस क्रिएट करते हैं जो कि फर्दर कोलिजन इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये एक सिचुएशन है इन विच ऑर्बिट वुड बिकम इनपॉसिबल इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, अगर हम स्पेस डेब्रिस क्रिएट हो जाएगा तो ऑर्बिट जो है पूरी तरह इनपॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये होता है हमारा केसलर सिंड्रोम। नाउ कम टू स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस डेब्रिस दो टाइप के होते हैं, नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन से होते हैं? मीटरॉइड्स जो ऑर्बिट करते हैं सन को। और आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? जो हम लोग ले जाते हैं, जिनमें जो हम लोग ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल अबेंडेंड लॉन्च व्हीकल स्टेजेस हो गए, नॉन फंक्शनल स्पेसक्राफ्ट हो गए, जो वहीं पर हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल डेब्रिस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल डेब्रिस को क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल डेब्रिस भी बोला जाता है। ठीक है, ऑर्बिटल डेब्रिस जो होते हैं मैन मेड होते हैं, जो ऑर्बिट किसको करते हैं? अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डेब्रिस अगर हमने देखा है, जो ज़्यादातर डेब्रिस क्रिएट होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट में होता है। फिर उसके बाद कम जो होता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली लो अर्थ ऑर्बिट में ज़्यादातर चीज़ें जाती हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेब्रिस क्रिएट होता है। देयर आर अबाउट 500,000 पीसेस ऑफ डेब्रिस जो है ऑफ द साइज मार्बल लार्जर ऑर्बिटिंग द अर्थ जो है इतना क्रिएट हुआ है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस सजेस्ट दैट इस हमको स्पेसक्राफ्ट जो है लो अर्थ ऑर्बिट से रिमूव करना है विद इन 25 ईयर्स। ठीक है, ओनली 60% ऑफ द मिशन जो है ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और कोई नहीं फॉलो करता। नाउ कम टू स्ट्रेटेजीज टू टैकल स्पेस डेब्रिस। तो मिटिगेटिंग डैमेज। तो स्पेस डेब्रिस इज ट्रैक्ड बाई नंबर ऑफ कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज ट्रैक करती हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, यूके हो गई, यूएसए। प्रोजेक्ट नेत्रा जो है वो इसरो ने लॉन्च किया है। ये क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो स्पेस में हमको डेब्रिस को डिटेक्ट करने के लिए और अदर हजार्ड्स जो हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए बताता है। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली जो है वो वर्क कर रहे हैं। कॉल प्रोजेक्ट टाइटल क्या है उसका? ऑर्बिट कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। वो क्या प्रिडिक्ट करेंगे? जो कोलिजन हो रहा है स्पेस डेब्रिस में उनको प्रिडिक्ट करने के लिए। फिर अवॉइडिंग फ्यूचर डेब्रिस के लिए बहुत सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ट्रैश जो है उसको रिमूव करने के लिए बात कर रहे हैं। फिर रिमूवल ऑफ डेब्रिस। तो ELSA-D जो है वो जापान ने लॉन्च किया है। वो किसके लिए? जो भी हमारे यूज्ड सैटेलाइट है उनको लोकेट करने के लिए और जंग को लोकेट करने के लिए। रिमूव डेब्रिस जो प्रोग्राम है वो यूरोपियन यूनियन का है, रिसर्च प्रोजेक्ट है। उसमें क्या है? टू गिव इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, जो कि स्पेस डेब्रिस को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, कैप्चर करेगा और उसको डिस्पोज करेगा सही लोकेशन पे। इसके अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। नेट कैप्चर हो गया, हार्पून कैप्चर हो गया, विजन बेस्ड नेविगेशन होगा और डीऑर्बिटिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोग्राम। तो रिमूव डेब्रिस यूरोपियन यूनियन का है, प्रोजेक्ट नेत्रा हमारे इसरो का है, इंडिया का है। ठीक है, ELSA-D जो है जापान का है। नाउ कम टू टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं डेब्रिस को रिमूव करने के लिए फ्रॉम क्राउडेड ऑर्बिट्स। एक्टिव रिमूवल ऑफ डेब्रिस फ्रॉम ऑर्बिट यूजिंग डेब्रिस स्वीपर्स एंड लेजर एवापोरेशन। ठीक है, डेब्रिस स्वीपर्स यूज़ कर सकते हैं और लेज़र का एवापोरेशन यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम डेब्रिस को रिमूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को मूव करना इन लेस पॉपुलेटेड डिस्पोजल ऑर्बिट, ऑब्वियसली। डी ऑर्बिटिंग एंड ऑफ लाइफ फोर्स्ड री एंट्री ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। ऑर्बिटल लाइफ टाइम रिडक्शन। ठीक है, एक्सेलरेटिंग अ नेचुरल डिके ऑफ स्पेस क्राफ्ट। नाउ कम टू इंटरनेशनल एफर्ट्स टू टैकल स्पेस डेब्रिस। तो उसमें सबसे पहला है इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइन जो कि 2002 में आई थी। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन है एक्टिविटीज़ का, जो कि मैन मेड और नेचुरल डेब्रिस जो स्पेस में क्रिएट हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। इसरो जो है वन ऑफ द एजेंसी है इन दिस। ठीक है, कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस
कंक्लूड की गई है, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज से बनी है, जो कि इशूज़ जो किससे डील करेगी, स्पेस ऑब्जेक्ट में जो भी डैमेज क्रिएट हो रहा है उनसे, और हार्मफुल इंटरफेरेंस जो है ह्यूमन का उनको रिड्यूस करेगी। कॉपस जो है वो किसने सेटअप किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सेटअप किया था 1959 में। किस चीज़ के लिए? एक्सप्लोरेशन और स्पेस को यूज़ को गवर्न करने के लिए, ठीक है। नाउ कम टू पिंक मून। तो पिंक मून ये न्यूज़ में क्यों है? तो ये क्या है, फर्स्ट सुपर मून है जो 2021 में नेम किया गया। उसको नेम क्या दिया गया? पिंक मून दिया गया। एज पर नेमिंग कन्वेंशन इस्टेब्लिश्ड इन यूएसए में जो है नेमिंग कन्वेंशन इस्टेब्लिश है, तो सुपर मून को क्या नाम दिया गया? पिंक मून नाम दिया गया। ये इसका नाम क्या है? हर्ब मॉस पिंक भी है, क्रीपिंग फ्लॉक्स भी है, मॉस फ्लॉक्स, माउंटेन फ्लॉक्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट स्प्रिंग फ्लावर्स अपीयरिंग इन यूएसए, तो इसलिए उसके नाम पे रखा गया। अ बुक टाइटल मैने फार्मर्स एल्मेनेक, ठीक है, ये जो है ये जो है नेम प्रोवाइड करते हैं फॉर सुपर मून जो हर मंथ आता है, ठीक है। अबाउट सुपर मून, तो टर्म सुपरमून पहली बार किसने कॉइन किया? रिचार्ड नॉले हैं इन 1979 में। मून जो है अर्थ को ऑर्बिट करता है इक्लिप्स पार्ट में। आई होप आपको पता होगा सर्कल पार्ट और इक्लिप्टिकल पार्ट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड इक्लिप्टिकल पार्ट। तो अगर मून अर्थ के पास है, दो पोजीशन होती हैं। अगर मून अर्थ के पास है तो उसको हम बोलेंगे पेरिजी पोजीशन, और मून अर्थ के दूर है तो उसको हम बोलेंगे एपीजी पोजीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड पेरिजी पोजीशन क्योंकि यहाँ पे मून पास है, और दिस इज कॉल्ड एपोजी पोजीशन, तो वहाँ पे मून दूर है। तो दो टाइप की पोजीशन जो है मून जो है अर्थ के साथ बनाता है, ठीक है। सुपर मून को हम क्या बोलते हैं? ईदर अ न्यू मून और अ फुल मून, ठीक है। जब न्यू मून और फुल मून कोइंसाइड करते हैं हमारे पेरिजी के पास, मतलब अर्थ मून जो है अर्थ के जब क्लोजेस्ट रहता है, तब अगर न्यू मून और फुल मून हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सुपर मून, ठीक है। याद रखिएगा सुपर मून किसे बोलते हैं? जब मून जो है पेरिजी पोजीशन पे है और न्यू मून और फुल मून कोइंसाइड कर रहा है उस पोजीशन के साथ, तो उसे हम सुपर मून बोलते हैं। और उसी का एक अपोजिट होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो मून। माइक्रो मून जो है जब मून जो है अर्थ के बहुत दूर है, एपोजी पोजीशन पे है, तब न्यू मून और फुल मून हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो मून, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं न्यू मून क्या होता है और फुल मून क्या होता है। न्यू मून वो होता है जब सन और अर्थ अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द मून। मून बीच में रहता है और सन और अर्थ जो है दूर पोजीशन पे रहते हैं। अ न्यू मून इज नॉट विजिबल। जब ये रहता है तो मून जो है हमको विजिबल नहीं होता क्योंकि मून बीच में आ जाता है, ठीक है। ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, क्योंकि अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट उनका इस तरह होता है कि सच दैट इट लीव्स द साइड ऑफ द मून दैट फेसेस अर्थ इन डार्कनेस, ठीक है। मून को वो कर देता है, मून को साइड में छोड़ देता है, दैट फेसेस अर्थ इन डार्कनेस। न्यू मून जो है राइजेज एंड सेट्स अराउंड द सेम टाइम एज द सन। जैसे ही न्यू मून कब होता है? जैसे ही सन राइज होता है वैसे ही राइज होता है, वैसे ही सेट्स होता है, और ये जो है क्लोजर ले आता है सन के ग्लेयर के टू बी सीन विद अ नेकेड आई। फिर फुल मून की अगर बात की जाए तो सन और मून जो है अलग डायरेक्शन में होते हैं, अर्थ जो है बीच में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फुल मून डे। 100% जो मून का फेस है इल्यूमिनेटेड बाई सन, ठीक है। तो मून जो है हमको पूरी तरह दिखता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ सुपर मून तो ब्राइटनेस जो है वो कितनी इंक्रीज हो जाती है हमारी? अप टू 30% एज अ रिजल्ट ऑफ मून जो है वो क्लोजर आ जाता है अर्थ के, इसलिए, ठीक है। तो ये न्यू मून और फुल मून मैंने आपको पिछले बार टोटल लूनर इक्लिप्स पढ़ाया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, डायग्राम बना बना के पढ़ाया है, तो आप एक बार उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको लिमिटेड टाइम स्केल के कारण मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, एक बार यही रीड आउट करके, बट आप वहाँ पे जाके एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ कम टू माइक्रो मून। माइक्रो मून मैंने अभी बताया कि फुल मून और न्यू मून के टाइम पे ही जब एपोजी पोजीशन होता है तब होता है। फिर ब्लड मून कब होता है? रेड कलर जो है ये क्या है, ब्लड मून कैसे होता है, ये क्या रेफर करता है? रेड कलर जो है मून का ड्यूरिंग टोटल लूनर इक्लिप्स। आई होप टोटल लूनर इक्लिप्स आपको मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ आप जाके उसमें देख लीजिएगा एक बार। ड्यूरिंग टोटल लूनर इक्लिप्स क्या होता है? अर्थ जो है वो सेंटर में आ जाता है बिटवीन द सन एंड द मून। रेड कलर अपीयर इसलिए होता है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्टेस्ट होती है और इसके कारण वो स्कैटर्ड होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, इसलिए हमारा मून जो है रेड कलर का दिखता है। व्हेन सन अर्थ मून जो है
वो अलाइनमेंट में होते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो उसको कंजक्शन बोलते हैं या सिजगी पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पिंक मून। ओके, नाउ लेट्स कम टू यूनिकॉर्न, क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू द अर्थ एवर डिस्कवर्ड। तो साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल, जिसका नाम है द यूनिकॉर्न, ठीक है। द यूनिकॉर्न जो है मिल्की वे गैलेक्सी में उन्होंने डिस्कवर किया है, जो कि क्लोजेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम के। तो ब्लैक होल यूनिकॉर्न जो है रफली 3 टाइम्स मास जो है उसका ज़्यादा है सन से। यूनिकॉर्न जो है फॉल इनटू व्हाट द रिसर्चर्स कॉल्ड मास गैप, ठीक है। मास गैप क्या होता है? बिटवीन द लार्जेस्ट नोन न्यूट्रॉन स्टार्स एंड व्हाट प्रीवियसली हैज़ बीन स्मॉलेस्ट ब्लैक होल, ठीक है। तो उनके बीच का जो मास गैप होता है उससे उसने मास गैप बोला है यूनिकॉर्न को। इसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑल्टर करती है इसकी जो ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो स्टार के जो स्टार का जो शेप है उसको ऑल्टर कर देती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइडल डिस्टॉर्शन, और उसको क्या करती है? एलोंगेटेड बना देती है रादर देन उसको स्फेरिकल बनाने के कारण, ठीक है। स्फेरिकल नहीं बनाती, उसको क्या बना देती है? एलोंगेट कर देती है। नाउ कम टू ब्लैक होल। आई होप आपको पता होगा ब्लैक होल जो है वो प्लेस है स्पेस पे जहाँ पे ग्रेविटी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि लाइट जो है उसके एस्केप नहीं कर पाती है, ठीक है। ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ग्रेविटी क्यों स्ट्रॉन्ग होती है? बिकॉज जो मैटर्स है उसमें बहुत ज़्यादा स्क्वीज्ड हो जाता है, और टाइनी स्पेस में, बहुत छोटे स्पेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण स्क्वीज्ड हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है? हमारा स्टार जो है वो स्टार जो है डाई हो जाता है, जिसके कारण हम वो चीज़ें देख नहीं पाते, इसलिए हम उसको ब्लैक होल बोलते हैं। जनरली ये इनविजिबल होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डार्क होते हैं। स्पेस टेलीस्कोप विथ स्पेशल टूल्स जो हैं हमको हेल्प कर सकते हैं ब्लैक होल को फाइंड करने में, ठीक है। ब्लैक होल्स जो होते हैं बिग और स्मॉल दोनों हो सकते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ब्लैक होल जो है, ठीक है। स्टेलर ब्लैक होल्स, 3 कैटेगरीज के ब्लैक होल्स होते हैं, नेमली स्टेलर ब्लैक होल्स जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने पाया है। सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, और इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स होता है, और मैनी स्टेलर मास होल्स जो हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी में फाउंड होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू इवोल्यूशन ऑफ स्टार। तो इवोल्यूशन ऑफ स्टार कैसे होता है? पहले रेड स्टार होता है, फिर डॉर्फ स्टार, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन एंड देन ब्लैक होल। तो रेड स्टार क्या होता है? जब हाइड्रोजन जो होता है एग्जॉस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा हाइड्रोजन और हीलियम जो है स्टार्स में मिलते हैं हमको। तो हाइड्रोजन जो है जब स्टार्स का जो हाइड्रोजन है वो जब एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, तो फ्यूजन रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। जो कोर रहता है स्टार के कोर में जो है एक फ्यूजन रिएक्शन होती है। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन ख़त्म हो गया तो फ्यूजन रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? हमारा प्रेशर जो है पूरी तरह डिमिनिश हो जाता है, और हमारा कोर जो है, हमारा स्टार का कोर है वो श्रिंक होने लगता है, मतलब और पास आने लगते हैं। तो फ्यूजन टेक्स प्लेस एज सम हाइड्रोजन, कुछ अगर हाइड्रोजन बचा हुआ है तो फ्यूजन फिर भी होगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टार है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये इसके कारण क्या होगा? जैसे ही हमारा अगर थोड़ा बहुत भी हमारा फ्यूजन बचा है, ठीक है, हाइड्रोजन अगर कम हो गया, तो हमारा जो स्टार जो है वो एक्सपैंड होने लगेगा और रेड कलर का हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रेड स्टार। नाउ कम टू डॉर्फ स्टार। जब मास ऑफ स्टार जो है वो लेस देन 1.44 टाइम्स जो है मास ऑफ द सन है, तब वो डॉर्फ स्टार बनेगा। तो रेड जाइंट स्टार जो है आउटर एनवेलप को लूज कर सकते हैं, और कोर उनका श्रिंक होने लगता है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण। ये इसके कारण क्या होता है? बहुत अदर सेट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, जहाँ पे हीलियम जो है फ्यूज होता है किसके साथ? कार्बन के साथ। तो फ्यूल गेट्स कम्प्लीटली जब फ्यूल पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है तो कोर फिर से श्रिंक हो जाता है अपने वेट के कारण, और वो वाइट ड्रॉप बनता है। फिर आते हैं सुपरनोवा। जब स्टार का मास जो है 1.44 टाइम से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हीलियम जो है वो इतना एनफ रहता है कि वो फ्यूजन रिएक्शन को प्रोसेस करता है, तो आउटर एनवेलप जो है वो एक्सप्लोड होते हैं और सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। फिर न्यूट्रॉन स्टार। व्हेन मास स्टार का जो है मास जो है स्टार का वो 1.44 to 3 टाइम्स ऑफ द सन के बिटवीन में रहता है, तो उसको न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। और ब्लैक होल, जब स्टार जो है बिगर देन 3 टाइम्स ऑफ द सन हो जाता है, तो उसको हम ब्लैक होल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड नेब्यूला। तो मेन सीक्वेंस बना, फिर मेन सीक्वेंस यहाँ भी बना, ठीक है, हाई मास स्टार्स हैं, ठीक है। फिर रेड जाइंट बने। ऑब्वियसली रेड जाइंट कब बनते हैं? जब वहाँ का हाइड्रोजन जो है बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाता है और कोर जो है सिंक होने लगता है, तो वो रेड कलर वो करते हैं। फिर रेड सुपर जाइंट कब बनेंगे? जब क्या बोलते हैं, उनका जो अर्थ होगा तो अर्थ जो है एक्सपैंड करने लगेगा, ठीक है, स्टार जो है एक्सपैंड करेगा। फिर प्लानिटरी नेब्यूला बने थी, फिर यहाँ पे सुपरनोवा बने, फिर हाई मास स्टार न्यूट्रॉन स्टार बने, और वेरी हाई मास स्टार को बोलेंगे ब्लैक होल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड
ये हमारा ब्लैक होल हो गया. नाउ कम्स टू सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक होल इन स्पेस रिसर्च. तो इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी बाय कैलकुलेटिंग हाउ ब्लैक होल्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डार्क मैटर. ठीक है, कैसे हमारा ब्लैक होल हेल्प करता है डार्क मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो हम उससे पता कर सकते हैं कि एलिमेंट कैसे प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, हैवी एलिमेंट्स कैसे बनते हैं और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ओरिजिनेट होती है. फिर स्टार फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हमको पता चल सकता है ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए. ठीक है, कैसे ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हैं, कैसे टू ब्लैक होल्स कोलाइड होते हैं. बेंडिंग ऑफ लाइट, ऑब्वियसली बेंडिंग ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द बेंडिंग क्या होता है कि लाइट को बहुत सारे लोग देख सकते हैं बिहाइंड द ब्लैक होल. ठीक है, ब्लैक होल के में तो अंदर तो इतना ज़्यादा ग्रेविटी की लाइट एस्केप नहीं करती, बट एक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप आपने पढ़ा होगा, उससे हम पता कर सकते हैं. फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑब्वियसली इट हैज़ प्रोवाइडेड अनदर लेबोरेटरी टू टेस्ट द प्रिडिक्शन ऑफ आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. फिर रिलेटेड न्यूज़ में आते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ ब्लैक होल हैज़ बीन ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम. एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी ऑब्टेन किया एक न्यू सुपरमैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, जिसको मेसियर 87 बोला उन्होंने. इमेजेस जो है पोलराइज लाइट की, वो रिलीज़ किसने किया? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, जो कि मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, उन्होंने रिलीज़ किया. लाइट जो है वो पोलराइज हो गई. पोलराइज मतलब हर जगह डायरेक्शन में चलेगी. व्हेन इट गोज थ्रू अ सर्टन फिल्टर से अगर जाएगी तो वो पोलराइज हो जाएगी. ठीक है, व्हेन इट इज़ एमिटेड इन हॉट रीजन ऑफ द स्पेस, वो मैग्नेटाइज हो जाएगी. ठीक है, सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटाइज हो जाएगी तो हमको क्या सजेस्ट करती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. फिर रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ में आ सकते हैं. तो रिसेंटली नासा हबल टेलीस्कोप जो है उन्होंने डिस्कवर किया कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल ब्लैक होल्स इन ग्लोबुलर क्लस्टर NGC6397 इंस्टीड ऑफ वन सुपरमैसिव ब्लैक होल. तो हबल क्या है? ये मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप है. किसका? नासा का टेलीस्कोप है, जो बहुत सारे स्टार्स और गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करते हैं. ग्लोबुलर क्लस्टर क्या होता है? एक्सट्रीमली डेंस स्टेलर सिस्टम है, जहाँ पे होस्ट स्टार जो है वो क्लोजली पैक होता है एक साथ और रफली स्फेरिकल शेप का होता है. और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स जो है वो अपने अंदर कंटेन करता है. ग्लोबुलर क्लस्टर जो है ओल्डेस्ट स्टार है गैलेक्सी में. ठीक है, और स्टडिंग हेल्प हमको किस में करेगा कि हाँ यूनिवर्स कैसे, हमारा एज यूनिवर्स का क्या है और हमारी गैलेक्सी कैसे बनी. ठीक है, तो इसमें हमको हेल्प करेगा. तो दिस इज कॉल्ड ब्लैक होल. नाउ कम टू स्पेस हरिकेन. ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम अ स्पेस हरिकेन डिटेक्ट हुआ है नॉर्थ पोल पे. तो उससे पहले हम अरोराज पढ़ लेते हैं. अरोराज जो है वो किससे बनते हैं? इंटरेक्शन जब होता है हमारे बहुत सारे एनर्जेटिक पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अगर हमारा इंटरेक्शन हो रहा है सोलर विंड्स के साथ, ऑफ द सोलर विंड्स एटम के साथ अपर एटमॉस्फेयर में, तो उनको हम अरोराज बोलते हैं. अरोराज जो है बहुत हाई लैटिट्यूड्स पे होते हैं, बोथ द हेमिस्फेयर. अरोराज जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है तो उसको अरोरा बोरियस बोलते हैं, अरोरा पोलरिस एंड नॉर्दर्न लाइट्स. एंड सदर्न हेमिस्फेयर में होता है तो सदर्न हेमिस्फेयर में हो रहा है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड सदर्न लाइट्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द न्यूज़. इट सुपर स्पेस हरिकेन जो है 110 to 860 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड पे है और बहुत सारा प्लाज्मा कंटेन करता है विथ मल्टीपल स्पाइरल आर्म्स, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सेंटर जो है हरिकेन का वो स्टिल होता है, मतलब स्टिल होता है जैसे हमारा ऑब्वियसली जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं वहाँ पे अर्थ का जो आई होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का आई होता है अर्थ पे हाई होता है, वहाँ पे जो है हमारा जो सेंटर रहता है वो बहुत स्टिल रहता है. ठीक है, वहाँ पे ना बारिश होती ना कुछ, बहुत ही काम एरिया रहता है. तो सेम एज इन दिस. तो स्पेस हरिकेन क्या होता है? तो ये क्या है? स्वेरलिंग मास होता है प्लाज्मा का, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करता है इन द आयोनोस्फेयर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गिरते हैं इन द आयोनोस्फेयर. दिस लेड टू अ ह्यूज साइक्लोनिक शेप्ड अरोरा बिलो द हरिकेन. ठीक है, प्लाज्मा ऑब्वियसली आपको पता होगा फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर है अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन को कंटेन करते हैं. आयनोस्फेयर जो है वो 50 to 400 माइल्स अबव द अर्थ सरफेस जो है स्ट्रेच होता है. एज पर द साइंटिस्ट अगर बात की जाए तो हरिकेन्स जो है यो अनयूजुअली लार्ज और रैपिड ट्रांसफर ऑफ सोलर विंड्स एनर्जी है चार्ज पार्टिकल्स इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर. ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमको हेल्प करेगा स्पेस वेदर इवेंट्स समझने में, लाइक सैटेलाइट ड्रैग, डिस्टर्बेंस इन हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन, एरर्स इन ओवर द हॉरिजन रेडर लोकेशन, इन सब में हमको हेल्प करेगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्पेस हरिकेन. नाउ कम टू नोवेल टेक्निक फॉर ट्रैकिंग कोरोनल मास इजेक्शन. ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस ने उन्होंने डेवलप किया एक एल्गोरिथम, जिसको बोला उन्होंने CME एल्गोरिथम डेवलप किया
किसको डिटेक्ट, CME कोरोनल मास इजेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए इन लोअर कोरोना। आपको पता होगा आई होप कोरोना क्या होता है, सन का जो एटमॉस्फेयर होता है, सन का जो बाहर आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कोरोना बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम कोरोना बोलते हैं। तो इसका मोर ऑन न्यूज़ में क्या देख लेते हैं। तो पैरामीटर किसने डिटरमाइन किया है, CME आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन इनर सोलर कोरोना, सिस्को ने डिफाइन किया है, जो कि यूजफुल टू कैरेक्टराइज दिस एरप्शन इन लोअर कोरोना। कैसे एरप्शन हो रहे हैं लोअर कोरोना में उसको स्पेसिफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी जो कौन सा आदित्य L1 जो हमारा इंडिया का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1 उसको यूज़ करेगी। इम्प्लीमेंटेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्को ऑन द आदित्य L1 डेटा विल बी प्रोवाइडेड न्यू इंसाइट टू CME प्रोडक्शन, ठीक है, CME प्रोडक्शन के बारे में बताएगी। नाउ लेट्स कम टू कोरोनल मास इंजेक्शन होता क्या है। ये जाइंट क्लाउड्स हैं सोलर प्लाज्मा के जो भी रिट्रेंच विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो कि सन के बाहर की तरफ ब्लो होते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन सोलर फ्लेयर्स होती है, फिलामेंट एरप्शन होते हैं। CME जो है पार्टिकल रेडिएशन कंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स भी उसके अंदर होती है। दिस कॉज डिस्ट्रप्शन, जो कि जिसके कारण स्पेस वेदर में डिस्ट्रप्शन होता है, सैटेलाइट्स भी फेल होते हैं उसी के कारण, ठीक है। फिर कंप्यूटर एडेड CME ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर जो है वो क्या वो क्या करेगा, ये किस लिए यूज़ होता है, वो डिटेक्ट और कैरेक्टराइज करने के लिए उन एरप्शन के लिए जो आउटर कोरोना से हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। हाउ एवर दिस एल्गोरिथम जो है कुड नॉट बी अप्लाई टू इनर कोरोनल ऑब्जर्वेशन। तो याद रखिएगा ये सिर्फ जो एल्गोरिथम है वो सिर्फ आउटर कोरोनल ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनर कोरोनल ऑब्जर्वेशन में ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नाउ कम टू मिसलीनियस में सबसे पहला है आर्कटिका M। ये रशिया का फर्स्ट आर्टिक मॉनिटरिंग सेटेलाइट है, जहाँ पे आर्टिक रीजन में जो भी क्लाइमेट और जो भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उनको मेजर करने के लिए। आर्टिक जो है हमारा मोर देन ट्वाइस वार्म है विद द ग्लोबल एवरेज। अगर बात की जाए तो ये ओपन करेगा अपॉर्चुनिटीज़ कि हम ह्यूज ऑयल और गैस रिजर्व जो हमारे आर्टिक में पाए जाते हैं उनको हम देख सकें, आइड बाई कंट्रीज़ लाइक USA, रशिया एंड कनाडा। तो ये मिशन किसका है, रशिया का मिशन है, ठीक है। फिर P172 8+18 क्वाजर्स जो हैं वो बहुत ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट फेंकते हैं इन फार अवे गैलेक्सीज, ठीक है। दैट एमिट्स जेट एट रेडियो फ्रिक्वेंसीज, जेट्स को इमिट्स करते हैं एट रेडियो फ्रिक्वेंसीज। क्वाजर्स जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, जो कि ट्रिलियन टाइम्स ब्राइटर देन सन होती है। क्वाजर्स जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द मैसिव ब्लैक होल्स इन द गैलेक्सी इन विच क्वाजर्स आर लोकेटेड, ठीक है। बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं तो वो अदर्स जो स्टार्स हैं उनसे भी लाइट लेते हैं और जो देते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉजेज जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अर्ली स्टेजेस ऑफ द यूनिवर्स। फिर मार्टियन ब्लूबेरीज आते हैं, तो ये क्या है, नासा अपॉर्चुनिटी रोवर ने अभी सेवरल स्मॉल स्फेयर्स फाउंड किए हैं ऑन द मार्स जिनको मार्टियन ब्लूबेरीज बोला उन्होंने। तो मिनरोलॉजी किस में हमको हेल्प करेगा कि हमारा जो मार्स है उसमें जो है आयरन ऑक्साइड्स कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है कॉल्ड हेमेटाइट जिन्हें बोलते हैं। रिसेंट रिसर्च ने हमें बताया कि झूरन फॉर्मेशन जो है गुजरात में वो सजेस्ट करता है कि हेमेटाइट कॉन्क्रीशन जो है वो पहले भी रिसेंबल हो चुके हैं मार्स में। झूरन फॉर्मेशन जो है इज मार्क्ड बाई फर्स्ट अकरेंस of iron stone band and last occurrence of calcareous sandstone, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑफशोर कच्छ रीजन में मेनलैंड और बर्नी ग्रेवन में, ठीक है। फिर आते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये क्या है, ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप है जो तीन कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन एंड USA, ठीक है। नासा ने, कैनेडियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ये हमको हेल्प किस में करेगा, यूनिवर्स की हिस्ट्री जानने में, बिग बैंग थ्योरी जानने में, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट डिस्कवरीज को कॉम्प्लीमेंट करता है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से की गई है। हबल स्पेस टेलीस्कोप भी किसका है, नासा का है, और ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, याद रखिएगा इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ठीक है। फिर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अभी देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप को कहाँ पे रखा गया है, उत्तराखंड में रखा गया है, नैनीताल में। एशिया का लार्जेस्ट फुली स्टेरेबल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। ये इस्टेब्लिश किसने किया है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस ने वो किया है। और देवस्थल किसे बोलते हैं, अबॉर्ड ऑफ गॉड बोलते हैं, जो कि माउंटेन पीक है नियर धनाचुली, ठीक है। फिर आते हैं स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी।
स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी को डेडिकेट किया गया है। हेडक्वार्टर इसका यूके में है। मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया भी इसका मेंबर है, बट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नॉर्दर्न नीदरलैंड, यूके, ये सब भी इसके मेंबर हैं। ये क्या है? इस वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। अनलाइक ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है, रेडियो टेलीस्कोप वो इनविजिबल जो हमारे गैसेस होते हैं उनको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लोकेटेड कहाँ पे है? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में लोकेट किया गया है। फिर आते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये भी मैंने पिछली बारी PT 365 में पढ़ाया है। तो इसरो ने अभी प्रिपेयर किया है कि एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है इसरो ने अभी प्रिपेयर कर लिया है और नासा ने एल बैंड किया है। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होते हैं? वो फाइन रिजोल्यूशन इमेजेस हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो अदर कैमराज नहीं प्रोवाइड कर सकते। निसार जो है वो जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है, किसका? नासा और इसरो का। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ट्विन रडार सैटेलाइट मिशन है, ठीक है, वर्ल्ड का पहला 2 एजेंसीज का रडार सैटेलाइट मिशन है। लॉन्च कहाँ से होगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से, इन नियर पोलर ऑर्बिट। ठीक है, निसार जो है हमको क्या प्रोवाइड करेगा? रडार्स, हाई रेट कम्युनिकेशन सबसिस्टम, GPS रिसीवर्स, ये सब प्रोवाइड करेगा। और इसरो जो है हमको क्या प्रोवाइड करेगा? बस, रडार, स्पेसक्राफ्ट बस, रडार, लॉन्च व्हीकल और एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज। ठीक है, इट विल बी इक्विप्ड विद लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना एवर लॉन्च बाई नासा। सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमको अर्थ के सरफेस में जो भी वॉल्केनिक एरप्शंस हो रहे हैं, जो भी साइक्लोन्स आ रहे हैं, उनके कोर तक जाके हमको सारी चीज़ें बताएगा। कुछ डे और नाइट जो है वेदर को के लिए डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट जो है इसरो ने लॉन्च किया है RH 560 जो है साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट जो होते हैं 1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट होते हैं। ठीक है, वो किस लिए? अपर एटमॉस्फेरिक रीजन में जो हम भेजते हैं सैटेलाइट, उनके लिए लॉन्च किया जाता है, उन रॉकेट्स के लिए। ईजिली अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये। ठीक है, इंडिया ने बहुत सारे साउंडिंग रॉकेट डेवलप किए हैं जिनको हम रोहिणी सीरीज़ में काउंट करते हैं। एग्जाम्पल RS 200, RS 300। ठीक है, RH 560 का एम क्या है? ये एल्टीट्यूडनल वेरिएशन को इन न्यूट्रल विंड्स में देखेगा। ठीक है, नोवेल बैक्टीरियन स्ट्रेन डिस्कवर्ड एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो बैक्टीरियल स्ट्रेन जो है किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? मिथाइलो बैक्टीरियोरिकेई जो है उस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जो कि हमको कहाँ मिला है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोकेट हुआ है। न्यू बैक्टीरिया जो है वो जीन्स कंटेन किसके किसके करते हैं? फिक्स नाइट्रोजन के, डिजॉल्व फॉस्फेट के, एसिमिलेट पोटेशियम के जो है, ये 3 जो न्यूट्रेंट है उनको कंटेन करता है। और ये 3 न्यूट्रेंट जो है हमको प्लांट को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं इन अर्थ एंड स्पेस बोथ। ठीक है, न्यू बैक्टीरियल स्पीशीज जो है वो फाउंड हुआ है टू बस्ट स्ट्रेस दैट प्लांट अंडर को जीरो ग्रेविटी में कैसे प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कवरी हमको हेल्प करेगी स्पेस एग्रीकल्चर में टू मीट लॉन्ग टर्म फूड नीड्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स की जो फूड नीड्स है उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। टुमारो आई विल स्टार्ट विथ हेल्थ पार्ट। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई तो बहुत सारे टॉपिक्स पिछले PT 365 से मिलते जुलते थे जो मैंने यहाँ पे उतना वास्ट में नहीं समझाया, पर मैंने उसमें समझाया, तो आप जाके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।